नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल ताजा है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है होशंगाबाद या यूं कह लें नर्मदापुरम। पुराना नाम होशंगाबाद और नया नर्मदापुरम। तारीख थी 7 मार्च 2023। गांव था सांगा खेड़ा। रात कोई 10 साढ़े 10 बजे गांव से कंट्रोल रूम पर किसी ने फोन किया कि उसकी 75 वर्षीय मां गांव के बाहर जो वो टपरी होती है उस पर सो रही थी या उसमें सो रही थी। किसी ने उसकी हत्या कर दी। लाश उसी टपरी के पास खेत में मौजूद है। कंट्रोल रूम से यह बात थाने को बताई गई। दलबल के साथ थानाध्यक्ष करीब 11 सवा 11 बजे पहुंच गए। यह बात चूंकि महिला की हत्या का मामला था, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम से बताई गई, जिसमें एसएसपी और एडिशनल एएसपी, एसडीओपी और जो सीनियर और लोग थे, एफएसएल, पुलिस लाइंस, इन सबको बताई गई। एसएसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह ये भी तमाम वायरलेस में इंस्ट्रक्शन देने के बाद मौके के लिए रवाना हो गए। मौका यानी सांगा खेड़ा गांव। एएसपी अवधेश प्रताप सिंह भी पहुंच गए। एसडीओपी मदन मोहन समर ये भी सांगा खेड़ा पहुंच गए। लगभग 12 बजे के आसपास ये सारे लोग पहुंच गए वहां पर। जल्दी इसलिए पहुंच गए कि 7 मार्च का दिन था। उस दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन के दिन और रंग वाले दिन दोनों समय सभी पुलिस अधिकारी इलाकों में निकले रहते हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील होता है। कम से कम होली गाड़ने को लेकर, जलाने को लेकर, दो समुदायों के बीच, दो अलग अलग बिरादरी के बीच, गांव के दो पक्षों के बीच, पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान, ये मौका होता है जब इस तरह के झगड़े होते हैं। तो सभी फील्ड में होते हैं। और जैसे ही इस महिला की हत्या की सूचना मिली, यही मन में शंका लोगों की आई कि कहीं होली के कारण ये वारदात न हुई हो। सभी लोग वहां पहुंच गए। खेत पर जो एक मकान सा हल्का, जिसको कहते हैं कि पशुओं को रोकने के लिए, रखने के लिए, खेती का सामान रखने के लिए टपरी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे टपरी ही कहते हैं। वो खेत का एक ऐसा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता है। कहीं कहीं पक्की दीवारें होती हैं और उस पर छप्पर, फूस या खपरेल होता है। कहीं कहीं एक कमरा पक्का भी बना लेते हैं। उसी में एक चूल्हा भी रख लेते हैं कि कभी कभार जब कटाई का काम या सिंचाई का काम बहुत तेजी से चल रहा हो, वहीं खाना बना के खा के सो जाते हैं। जिसने फोन किया था उसका नाम था हरि नारायण चौरे। वो इनका सबसे छोटा बेटा था मृतका का। मृतका का नाम था रमाबाई चौरे। उम्र थी 75 वर्ष। मौके पर गांव इकट्ठा हो गया जब ये दोनों पहुंचे, लेकिन घटनास्थल बहुत विभत्स था। महिला की दोनों टांगें जांघ से कटी हुई शरीर से बिल्कुल अलग पड़ी थी। दोनों कान कटे हुए शरीर से अलग थे। दोनों हाथ के पंजे का हिस्सा कटा हुआ शरीर से अलग था।
उनके 4 में से 3 बेटे हरिनारायण चौरे और जयनारायण चौरे और लक्ष्मी नारायण चौरे ये मौके पर थे। इन्होंने बताया कि इनकी मां बड़ी जीवट की थी और इतने सालों में वो हमेशा खेती के काम से इसी टपरी में रात में रुकती थी। दिन भर वो घर में रहती थी और शाम को जब सोने का वक्त होता था वो टपरी में आ जाती थी। उनके पैरों में 2 मोटे मोटे चांदी के कड़े थे, हाथ में 4 चांदी की चूड़ियां थीं, कान में दोनों तरफ सोने के बुंदे थे और गले में सोने और मोती की एक जो चेन बनती है वो चेन पहने हुए थी। पास में उन्होंने बताया कि 8,000 रुपए भी थे, क्योंकि 8 दिन पहले 4,000 रुपए उन्होंने बैंक से निकाले थे और 4,000 रुपए में कटहल के जो उनके बाग थे उसको बेचा था। ये सारी चीजें उनके पास से गायब हैं। दोनों पैरों के कड़े, हाथों की चूड़ियां, 4 चूड़ियों में एक मौके पर मिल गई, गिर गई होगी अंधेरे की वजह से, कान से दोनों बुंदे और गले का वो हार, ये सब गायब था। लेकिन इतनी विभत्स तरीके से ये गहने उनके शरीर से लूटे गए, इसका कारण समझ में किसी के नहीं आ रहा था। सामान्य सी बात थी और इतने जो चांदी के सारे गहनों को मिला लीजिए तो 70-80 हजार रुपए के होते हैं। इसके लिए पूरे शरीर के अंगों को काट काट अलग कर देना, सभी परेशान हो गए। पूछा गया ये यहाँ कब कब रहती हैं, तो इनके बेटे हरिनारायण चौरे ने बताया कि कई सालों से ये खेत के बगीचे में बने इस मकान में ही रहती हैं। रोजाना सोने के लिए हरिनारायण चौरे ही उनके पास जाया करते थे। घटना वाली रात यानी 7 मार्च को, दिन था बृहस्पतिवार, उस दिन माताजी यानी रमाबाई चौरे ये भागवत कथा सुनने गई थी और शाम को, दिन में भागवत होती है, शाम को भागवत की कथा सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती है। वहां से ये सीधे उस मकान में आई थी और वहां पर आकर, वही समय था उनका 7-8 बजे सोने का, सो ही गई होंगी। 9 बजे उनका बेटा हरिनारायण चौरे वहां पहुंचा। उसने देखा कि लकड़ी का जो ट्रैक्टर बंधा होता है उस टपरी तक जाने के लिए या खेत में जाने के लिए, वो खुला हुआ था। उसे ऐसा लगा कि लगता है कोई जानवर इसे धक्का देके, और उसने गेट को खोल दिया है। लकड़ी के ट्रैक्टर बांधे जाते हैं। वो टॉर्च लेके दौड़ते हुए खेतों में चारों तरफ टॉर्च दौड़ाने लगा कि लगता है कोई जानवर भीतर चला गया है, फसलों का नुकसान कर रहा होगा। गेहूं इस समय लगा हुआ है, अभी गेहूं की कटाई नहीं हुई है, कम से कम उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट में नहीं हुई है। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी यही कमोबेश हाल रहा होगा। होली के महीने भर बाद ही खेतों की कटाई शुरू होगी। तो पके हुए खेत की रक्षा किसान जान लगाकर करता है। कितनी मेहनत से 2-3 महीने में हमने खेत तैयार किया है, अब जब अनाज उसका घर आना है तब उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। काफी ढूंढने के बाद उसने देखा कि कोई भी जानवर उसके खेत में नहीं है। तब वो अपनी मां की तरफ आया। उसने टॉर्च लगाकर देखा कि मां अपनी चारपाई पर नहीं है, जिसमें वो सामान्य रूप से सोया करती है। तभी उसने बाहर की तरफ रोशनी की तो देखा जमीन पर बुरी तरह खून ही खून जमा हुआ है, लगा हुआ है। मां की दोनों टांगें जांघों से कटी हुई अलग पड़ी हुई हैं, उंगलियां अलग पड़ी हुई हैं। शरीर में बुरी तरह से जख्म के निशान दिख रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो किंग कर्तव्य मूड हो गया, ऐसा हरिनारायण चौरे ने बताया। थोड़ी देर में जब उसे लगा कि अरे ये क्या हो गया, तो उसने अपने बेटे अंकित को कॉल किया और अंकित से कहा कि ताऊ जी को, यानी अपने से बड़े यानी मझोले भाई से बात कराइए। अंकित ने उनसे बात कराई
उनका नाम लक्ष्मी नारायण चौरे था। बात कराई तो हरि नारायण ने कहा कि भैया सबको लेके फौरन खेत पर आइए, यहां पर मां के साथ बड़ी घटना हो गई है। सारे भाई दौड़े और मौके पर पहुंच गए। वहीं से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। धीरे धीरे गांव में भी शोर आ गया, शोर हो गया, पूरा गांव वहीं पर मौजूद हो गया। चूंकि घटनास्थल पर सभी बड़े अधिकारी पहुंच गए थे। मैंने आपको बताया कि एसपी गुरकरण सिंह वहां पहुंचे थे, अवधेश प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी, एसडीओपी मदन मोहन, समर संगाखेड़ा सब पहुंच गए 12 बजे। भीड़ के बीच में बातचीत करके वो रंजिश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी की इस परिवार से या इस महिला से कोई रंजिश हो। लोगों ने बताया कि साहब अगर रंजिश होती तो पिछले 5-7 सालों से वो रात में यहीं सोती हैं। साथ में ये भी बताया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तकिया के पास एक कुल्हाड़ी और दरांती भी रखती हैं, और वो दोनों ही औजार वहां पर लहूलुहान 10 कदम आगे मिल गए, और ऐसा लगा जैसे इन्हीं दोनों हथियारों से मां की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि साहब बहुत साहसी और स्वावलंबी थी। उनके 4 बेटे और बहू थे, नाती पोते थे, लेकिन वो स्वयं मेहनत करती थी खेतों के लिए, रखवाली करती थी, रात में वहीं सोती थी। घर से खाना आ जाता था, बेटा लेके आता था, कभी 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 नाती पोते लेके आते थे, और दिन में वो घर पर रहती थी अपनी बहुओं के साथ। तो ये बताया कि वो बहुत स्वावलंबी और बहुत साहसी महिला थी। सामान्य रूप से जानबूझकर या उनके जगते हुए कोई उनके साथ इस तरह की घटना नहीं कर सकता था। इसीलिए ऐसा लगता है कि जब वो नींद में होंगी तब उनके साथ ये घटना हुई होगी। घटना का समय भी उसने लगभग बताया कि माँ वहाँ से भागवत सुन के करीब 6:30 बजे यहाँ आई होंगी। इसी बीच घर से उनका खाना आ गया। 8 बजे के आसपास खाना उन्होंने खा लिया होगा। बिस्तर पर लेटी ही होंगी कि उनके साथ ये घटना हो गई, क्योंकि 9 बजे मैं स्वयं वहां पर पहुंच गया था, ऐसा हरि नारायण चौरे ने बताया। वहां पर भीड़ से घिरे हुए एसएसपी, एएसपी, एसडीओपी, थानाध्यक्ष, सारे लोग कयास लगा रहे थे। इस बीच में एफएसएल की टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि तब तक इतना फुटफॉल वहां हो चुका था, इतने लोग वहां से आ जा चुके थे, यानी सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व नहीं किया गया था। इसलिए डॉग स्क्वाड कोई मदद नहीं कर पाया। एक व्यक्ति ने, अच्छा आप समझ सकते हैं कि होली का माहौल, थोड़ी देर पहले गांव में होली जलाई गई थी, और क्या रंग चढ़ा होगा उस समय। उसी गांव में नहीं, देश भर में जहां जहां होली जलाई जाती है, होली खेली जाती है, यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। एक आदमी ने झूमते हुए ये बताया कि साहब अभी 15 दिन पहले एक आदमी जो गांव का ही है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, नाम है सुनील कीर, इसके बाप का नाम है प्रभु दयाल कीर। दिन की बात है, माताजी यानी रमाबाई चौरे ये दुकान पर कुछ लेने गई थी, और लोग भी उस दुकान पर खड़े हुए थे सामान लेने के लिए। वो पीछे से आया और उसने माताजी के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के कहा कि अम्मा, लोकल डायलेक्ट में कहा कि अम्मा ये कड़ा हमको दे दो। रमाबाई चौरे ने पैर को छुड़ाते हुए, कि भाई क्यों पैर पकड़ रहे हो हमारे, छुड़ाते हुए ये कहा कि हम क्यों दे दें तुम्हें। तो उसने कहा नहीं दोगी तो पैर काट के निकाल लेंगे। ये गंभीर घटना थी।
ये गंभीर बात थी, ये गंभीर लीड थी, ये कांटेक्ट के लिए गंभीर इंफॉर्मेशन थी। फौरन वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पूछा किसकी दुकान थी। दुकानदार को बुलाया गया। दुकान पर कौन कौन था, ये बात उसी नशे वाले आदमी ने बताया। सारे लोगों को वहां बुलाया गया। इस बात की तस्दीक इसलिए की गई क्योंकि उस व्यक्ति ने जो ये बात बताई थी वो थोड़ा सा नशे की हालत में था। तो ऐसा लगा कि ऐसा न हो ये कोई ऐसी बात कर रहा हो जहां इसकी कोई रंजिश हो या दुश्मनी हो। जब वो सारे लोग आधे पौन घंटे में आ गए तो उन सब ने बताया कि हाँ साहब ये बात हुई थी, और ये भी कहा कि जब वो ये बात कर रहा था उसके बाद माताजी ने जब पैर छुड़ाया तो वो फिर पैर के पास पहुंच गया, जोर से पकड़ लिया। तो वहां मौजूद लोगों ने उसको वहां से हटाया और ये कहा कि अब तुम घर चले जाओ, यहां दिखाई मत पड़ना। पूछा गया कि क्या तुम में से किसी ने पुलिस को ये बात बताई? लोगों ने कहा नहीं साहब। यह भी पूछा गया क्या तुम लोगों में से किसी ने मृतका के किसी बेटे को यह बात बताई कि ऐसा सुनील कह रहा था? लेकिन सबका जवाब नेगेटिव में आया कि नहीं साहब, हम लोगों ने नहीं बताई, चूंकि वो नशेड़ी है और वो नशा करता है, इसी तरह लोगों के आगे पीछे घूमता रहता है पैसों के लिए। तब तक सुनील कीर के बारे में थाने से ये सूचना, क्योंकि इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, उन्होंने थाने को बताया मोबाइल से कि जरा देखो ये सुनील कीर के बारे में क्या कभी स्मैक उसमैक में बंद हुआ है। ये थाने से 10 मिनट में ही सूचना आ गई, जो गांव वालों ने छिपाई या गांव वालों ने नहीं बताई। उसमें बताया गया कि साहब अभी 4 साल अभी उसको साल 2 साल पहले ही उसकी हाई कोर्ट से जमानत हुई है। वो 8 वर्ष के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के कारण पॉक्सो में जेल गया और सेशन कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से उसे 14 साल की सजा हुई। लेकिन अभी हाल साल भर पहले हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो गई और वो जमानत पर है। फौरन पूरी फोर्स अगल बगल की भी बुलाकर तलाश की गई। अगले दिन सवेरे शराब के नशे में सुनील कीर पकड़ लिया गया, गिरफ्तार हो गया। ये सुनील कीर के को मैंने आपको बहुत बार बताया है कि शराब के नशे में किसी के साथ श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय कहाँ पर उसको कौन सी चोट लग जाए, कहाँ वो अपने लिए कोई नुकसान कर ले, ये कहा नहीं। जब तक वो पूरी तरह से होश में ना आ जाए तब तक मुश्किल होता है उससे पूछताछ करना। वहीं पर लोगों ने ये भी बताया कि साहब 17 जून 2015 को, यानी 8 साल पहले, देहात थाना के मालाखेड़ी में ऐसे ही एक महिला की लाश खेत में मिली थी, जिसके दोनों पैर काटकर पैरों के कड़े निकाल लिए गए थे। लेकिन इस घटना के बारे में आगे क्या हुआ, कौन पकड़ा गया, इसका हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। तुरंत उस थाने से एसपी ने फोन करके जानकारी ली तो ये पता लगा कि उस समय के एसपी आशुतोष प्रताप सिंह साहब भी उस मौके पर आए थे। उस समय के देहात थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी भी, उनका भी नंबर मिल गया, उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा साहब 2 साल तक हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, जब कुछ नहीं पता लगा तो 2017 में इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। खात्मा कहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में कि इसमें खात्मा लगा दिया गया। अब आप सोचिए, अगर पुलिस ने मेहनत करके, पुलिस ने कोशिश करके उस
हत्या का पता कर लिया होता तो शायद ये घटना ना होती। इसका दूसरा पक्ष कि पास में ही इस तरह की घटना हुई थी, इतने साल जेल में रहने पर सुनील को या गांव में इस घटना की जानकारी भी हुई होगी और उसे लगा कि जब उसमें पुलिस कुछ नहीं पता लगा पाई तो इसमें क्या पता लगा पाएगी। बहुत आसान है पैरों को काट के ये चांदी के कड़े निकाल लेना। दोनों चीजें हो सकती हैं कि अगर मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया गया होता तो ये घटना जो 2023 में हुई 7 मार्च को, ये न होती। दूसरा, हो सकता है कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया, शायद इसीलिए इसकी हिम्मत और बढ़ गई कि हम ऐसा कर लेंगे, जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो इसमें कैसे होगा। बहरहाल उसके पास से ये सामान सब बरामद हो गए। दोनों पैरों के चांदी के कड़े, कान में पहनने वाले 2 सोने के फूल, 3 चांदी की चूड़ियां और गले में पहने जाने वाली तिन्नी वाली माला भी बरामद हो गई। वो घटना करने के बाद जिला अस्पताल के पास जो उसे कैश मिला था उससे उसने स्मैक खरीदा और जिला अस्पताल के पास वो सो गया। सवेरे उठकर वो किसी सोनार के यहाँ जो चोरी के सामान इत्यादि खरीद लेता है उसके यहाँ जाने का प्लान बना ही रहा था कि सूचना मिल गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना इतनी विभत्स है कि पैर के चांदी के कड़े के लिए दोनों पैर काट कर अलग, कान के सोने के बुंदे के लिए दोनों कान काट के अलग, गले की सोने की चेन अगर एक झटके में न टूटती तो गर्दन भी अलग ही मिलती, चांदी की चूड़ियों के लिए पंजे को काट के चूड़ियां निकाली गई, वो भी शरीर से अलग हो गए। अब ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार हम कहां आ गए हैं, कहां आ गए हम, इतनी बर्बरता। इस अपराधी ने तो शैतान को भी नेपथ्य में डाल दिया, पीछे रह गया बहुत शैतान। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति कि राक्षस को भी शर्म आ जाए, ऐसा विभत्स नजारा देखकर दानव भी लजा जाए, ऐसा विभत्स कार्य किया। सारे गहने मिला के मैंने पहले भी बताया कि 60-70 हजार के होंगे, 8,000 रुपए नगद मिले। इन गहनों को अगर वो सुनार के यहाँ बेचता तो अधिक से अधिक 20,000 रुपए उसे मिलते। सुनार खरीदते समय चेहरे से, भाव से, अंदाज से बात करके ये जान जाता है कि ये चोरी डकैती का माल है, कि घर की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बेचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता उसके अंदर आई कैसे और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। बार बार इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में पलते बढ़ते रहते हैं। देखिए, एक तो वो नशेड़ी, गांजे और स्मैक का एडिक्ट था। सवाल ये है कि पैसा कौन देता था। कुछ हद तक तो घर में माँ देती होगी, जरूर देती होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाप को पता लगता होगा और भाई बहनों को पता लगता होगा तो वो पैसा माँ भी चोरी से देना बंद कर देती होगी, तब घर से चोरियां होने लगी होंगी, तब उसके ऊपर घर वाले नजर रखते होंगे। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई होगी, किसी घर वाले ने, कि घर में फला फला चीजें चोरी हुई हैं, किसी ने नहीं बताई होंगी। पर्दा डाला होगा, बचाव किया होगा, किसी ने अगर टोक भी दिया होगा कि ये तो बहुत नशा करने लगा है, तो यही कहा गया होगा, भाई अपना देखिए, हम इसको संभाल लेंगे, समझा रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं मानेगा कोई कि नहीं, बड़ा नशेड़ी हो गया और घर का सामान भी बेच रहा है।
अच्छा, घर वाले ऐसे गरीब भी नहीं थे, नहीं तो 4 साल पहले ये 8 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कार्य उसने किया, पॉक्सो में जेल गया, जेल में रहते हुए 4 साल जेल में रहते हुए ट्रायल हुआ, ट्रायल में 14 साल की सजा हुई। तो जब ट्रायल हुआ होगा तो हर वकील, हर पेशे पर वकीलों ने न तो कोई रियायत की होगी और न ही कोई रहम किया होगा, पैसा पूरा दिया होगा। 4 साल तक पैसे खर्च किए वकीलों पर। जब सजा हो गई तो ये हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में भी वकीलों ने फीस पूरी ली होगी और लाखों रुपए खर्च हुए होंगे वकीलों पे। अच्छा वकील करेंगे तब जमानत हो जाएगी। भांति भांति के लोग ज्ञान भी देते हैं कि फलाने वकील की बड़ी अच्छी सेटिंग है हाई कोर्ट में, उसको कर लीजिए। उसके पास गए, उसने कहा साहब 5 लाख रुपए दे दीजिए, जमानत कराना हमारी जिम्मेदारी है। केस वेस देख के उनको लग जाता है कि हो जाएगी, तो वो कह भी देते हैं कि हाँ मेरी सेटिंग है, जबकि हो सकता है कभी माननीय जज साहब से या ऑनरेबल जस्टिस से कभी दुआ सलाम भी न हुई हो। लेकिन ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं। बहरहाल सब लोगों ने पैसा लिया होगा, तब वो जमानत पर बाहर आया होगा और फिर गांव में आया, घर में आया, घर में आराम से रहने लगा। स्मैक के लिए जो पैसों का इंतजाम वो करता रहा होगा, तो 100% वो चोरी चकारी से ही इसका इंतजाम करता रहा होगा। और तभी जब मृतका के पैर में उसने चांदी के मोटे कड़े देखे तो वो कड़े ही पकड़ लिए, पैर ही पकड़ लिया, क्योंकि उसे पैसे की तुरंत जरूरत थी। नशा जिसको कह रहे हैं उखड़ रहा था, फट रहा था, इसलिए तुरंत पैसे। सामने वो कड़ा मिल गया, कड़ा दिख गया, तो उन्होंने कहा अम्मा दे दो, नहीं तो मैं काट के ले लूंगा। और ये बात उसने दिन में कही, तमाम ग्राहकों के बीच में कही, दुकानदार की मौजूदगी में कही, लेकिन किसी ने भी मृतका के बेटों को ये बात नहीं बताई। न दुकान पर मौजूद किसी गांव वाले ने उसे टोका, न पुलिस को बताया। अब आप समझ लीजिए कितना बेदर्द समाज हो गया। एक ड्रग एडिक्ट, सजा याफ्ता, पूरा गांव जानता है कि 14 साल की सजा हो गई, जमानत पर आया है, और एक 75 साल की महिला को दिन में वो ये कह रहा है कि अम्मा ये कड़ा दे दो, नहीं पैर काट के निकाल लूंगा। लेकिन किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इतना ही कहा कि अब तुम घर चले जाओ। कारण उसका ये था, उस दिन ये खुलने में भी बड़ी दिक्कत होती, इस केस के अनावरण में दिक्कत होती, क्योंकि 7 मार्च को होली जलाई गई थी और होली के जलते ही पियक्कड़ों का मधुशाला महोत्सव शुरू हो जाता है। कहीं भी वो शुरुआत होती है मधुशाला महोत्सव की। और 11 बजे जब गांव को ये पता लगा कि माताजी की यानी रमाबाई चौरे के दोनों पैर काट कर अलग करके कड़े निकाल लिए गए हैं, तो और तब तक अंगूर की बेटी जो थी वो पियक्कड़ों के सर पर चढ़कर बोलने लगी थी। भाग कर पहुंचे, क्या हुआ? और कोई हिचक नहीं, सारे अधिकारी खड़े हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, रंजिश के बारे में पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है ये पूछ रहे हैं, किसने किया वो पूछ रहे हैं। एक आदमी अचानक लड़खड़ाता हुआ आया। उन्होंने कहा साहब मैं बता रहा हूं, फला तारीख को फला की दुकान पर अम्मा जी फला चीज लेनी गई थी और उस समय ये लोग और मौजूद थे। सुनील वहां पर आया और उसने अम्मा के पैर पकड़ लिए और ये कहा कि ये कड़ा दे दो, नहीं तो मैं पैर काट के निकाल लूंगा। अब ये सुनते ही अधिकारी सब सन्न हो गए। दुकानदार को बुलाया गया, जो लोग वहां मौजूद थे उनको बुलाया गया कि क्या ये बात जो बता रहा है ये सही है।
और जब ये बात पता लगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो सभी का शक पुख्ता हो गया। अब आप सोच लीजिए कि अगर गांव नशे में न होता, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोगों ने पी ली थी, लेकिन जो लोग कभी नहीं पीते हैं, अगर आप उनसे पूछिए, अरे साहब कभी होली दिवाली मार दिया, तो होली ऐसा त्यौहार है कि अब आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर गांव नशे में न होता तो शायद ही कोई ये बात तुरंत इतने सीनियर पुलिस अफसर के सामने जाकर बताता। चोरी छिपे किसी के कान में तो कह देता, लेकिन जब वो सामान्य होता तो, लेकिन ये नशे में उसने बिल्कुल सीना चौड़ा करके ये बताया कि मैं बता रहा हूं कि ये किसने किया होगा। तो ऐसे अपराधी मानसिकता के लोगों का बचाव या गुनाहों पर पर्दा डालना, ये समाज को बंद करना होगा, और नहीं करेंगे अगर, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। हम लोगों के उस दौर में 70-80 के दशक में, जब टेप रिकॉर्ड भी कम थे, वो तवा वाला ही काले तवे वाला ग्रामोफोन था, बड़े बड़े उसमें भोंपू वाले माइक चौराहों पे लगते थे। प्रयागराज की बात बता रहा हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो शराब और शराबियों का महिमा मंडन करने वाला एक गाना जब तक होली चलती थी तब तक बजता था। मैं चाहता हूं कि वो गाना नई पीढ़ी के लोग सुने कि कितना खुलेआम शराब का महिमा मंडन किया गया था। चूंकि वो फिल्म IS जौहर की थी, 5 राइफल्स उस फिल्म का नाम था। मैंने एक आध एपिसोड में इस फिल्म का और जिक्र किया है। 1974 में ये रिलीज हुई थी, और 80 और 90 के दशक में ये गाना, इस गाने के बिना होली अधूरी थी कि झूम बराबर झूम शराबी। इसका लिंक मैं दे रहा हूं, क्योंकि 74 की पैदाइश वाले लोग तो जरूर सुने होंगे इसे, लेकिन बाद की पैदाइश के यंगस्टर्स ने ये नहीं सुना होगा। तो सुनिए उस जमाने में कैसे महिमा मंडन अब भी होता है, लेकिन इसको सुनिए। अजीज नाजा की कव्वाली थी, बहुत फेमस थे उस समय, और मैं बता तो रहा हूं कि वो उस समय कोई भी होली दिन में अगर खेली जा रही है या रात में जलाई जा रही है, तो चंदे से मिले हुए पैसे से वो माइक बांधे जाते थे, भोंपू वाले माइक, और फिर वो तवे में यही गाना चला। 3-4 गाने और थे होली में जो बजाए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने जिक्र किया था कि डिस्कवरी प्लस पे एक सीरीज आई थी अमरमणि और मधुमिता पे, मधुमिता मर्डर केस लव किल्स के नाम से, और जब इसका प्रीमियर हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। आज हमारे जो सहयोगी हैं जयप्रकाश जी, ये कहीं से उसके 5 एपिसोड की वीडियो ले आए हैं। पता नहीं ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन ये ले आए हैं, और इन्होंने अनुरोध किया है कि इसका लिंक कम्युनिटी और डिस्क्रिप्शन पे डाल दीजिए, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो फर्स्ट हैंड देख लेंगे। क्योंकि डिस्कवरी प्लस नया ऐप है और सब्सक्रिप्शन भी शायद उसका सालाना कुछ रुपए है। हो सकता है लोग न सब्सक्रिप्शन लेके देख पा रहे हों, लिहाजा इसको डाल दीजिए। मैं उनके अनुरोध पर इसे डाल देता हूँ। अगर ये इलीगल है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको रिमूव करा दूंगा। तो आज की घटना के बारे में जो मैंने बताया कि समाज को ऐसे लोगों से समाज से दूर करना होगा, उनकी कमियों पर पर्दा डालने के बजाय उसकी सूचना सबको देनी चाहिए, उनके बचाव में नहीं आना चाहिए, वरना इसी तरह की विभत्स घटना कभी भी हो सकती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।